हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी आने वाली एजेटी की परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, धान के खेतों में सामान्यतः एक वर्षीय खरपतवार पाया जाता है। धान के खेतों में सामान्यतः एक वर्षीय खरपतवार कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एनागिलिसिस आर्वेंसिस, बी है काइनोक्लोक्रुसियलाइस, एमेरेंथस स्पाइनेंसिस, डी है फेलिस माइनर। जो फेलिस माइनर है गेहूं का है, जो काइनोक्लोक्रुसियलाई है ये धान का है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। धान के खेतों में सामान्यतः एक वर्षीय खरपतवार इकाइनोक्लोवा क्रुसियलाई है। अगला प्रश्न है, पौधे के तने से रेशा शिथिल करने की क्रिया क्या कहलाती है? फाइबर लूजनिंग की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेटिंग यानी सड़ाना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, संतृप्त मृदा में पानी के बहाव का वर्णन किस नियम से किया जाता है? संतृप्त मृदा में पानी के बहाव का वर्णन किस नियम से करते हैं? पोइसविलेला, डार्सी-ला, फिक्स-ला, ए बी दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। पोइसविलेला और डार्सी-ला दोनों से हम सैचुरेटेड सॉइल में पानी के बहाव का वर्णन करते हैं। अगला प्रश्न है, ज़्यादातर खनिज मृदाओं का वास्तविक घनत्व होता है। ज़्यादातर जो खनिज मृदाएं होती हैं उनका वास्तविक घनत्व कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ज़्यादातर खनिज जो मृदाएं होती हैं उनका ट्रू डेंसिटी होता है 2.65 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, राइजोबियम के द्वारा मृदा में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए किस तत्व के कारण बढ़ जाता है? यानी राइजोबियम के द्वारा जो मृदा में नाइट्रोजन फिक्सेशन है किस तत्व की उपलब्धता से बढ़ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस, बी कैल्शियम, सी मैग्नीशियम, डी पोटेशियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मृदा में जो फास्फोरस की ज़्यादा उपलब्धता होगी तो जो राइजोबियम के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य है उसमें बढ़ोतरी होगी। अगला प्रश्न है, टेंसियोमीटर का उपयोग किस मैट्रिक पोटेंशियल तक किया जा सकता है? टेंसियोमीटर का उपयोग -0.8 बार मैट्रिक पोटेंशियल तक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आपेक्षिक खरपतवार होते हैं। आपेक्षिक खरपतवार रिलेटिव वीड कौन से होते हैं? रिलेटिव वीड वो वीड होते हैं जो आपस में घनिष्ठ रूप से संबंध होते हैं, उनमें विभेद कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें पहला दिया हुआ खेत में एक फसल के पौधे परंतु अलग अलग किस्मों के, बी है खेत में अलग अलग फसलों के पौधे, सी है फसल क्षेत्रफल में मौसमी खरपतवार, डी सभी। तो इसका राइट ऑप्शन नज़दीकी आंसर जो बी हो जाएगा, खेत में अलग अलग फसलों के पौधे रिलेटिव वीड हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, रोपित धानें ट्रांसप्लांटर राइस की बीज दर होती है। जो ट्रांसप्लांटर राइस है उनकी बीज दर क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है 25 से 30, बी है 35 से 40, सी है 45 से 60, डी है 10 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो ट्रांसप्लांटर राइस होती है उनकी बीज दर 35 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर होती है। अगला प्रश्न है, चिप्सोना एक किस्म है। जो चिप्सोना है वो आलू की एक वेराइटी है। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी का उद्गम स्थल यानी सेंटर ऑफ ओरिजिन का है? ओरिजिन सेंटर ऑफ सूरजमुखी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका व मेक्सिको जो है सूरजमुखी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 20, बी 18, सी 14, डी 15। तो भारत को जो है 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, मेड टाइप नर्सरी किससे संबंधित? तंबाकू से, धान की फसल से, प्याज से, बैंगन से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मेड टाइप नर्सरी जो है धान की फसल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मक्के के पौधे में पहले सिल्क आते हैं, टेसल आते हैं या दोनों समय पर आते हैं? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मक्के में पहले टेसल आते हैं उसके बाद सिल्क। अगला प्रश्न है, धान के पौधे में पेनिकल इनिशिएशन अवस्था आती है। धान के पौधे में जो पेनिकल इनिशिएशन स्टेज होती है वो किसके बाद आती है? रोपाई के तुरंत बाद या अधिकतम टिलर्स अवस्था के बाद, बोर्ड लीफ के बाद, रोपाई के बाद, कभी भी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रोपाई अधिकतम जो पेनिकल इनिशिएशन स्टेज है राइस में वो अधिकतम टिलर्स अवस्था के बाद आती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, आलू के कंदों में प्रोटीन बढ़ाने हेतु प्रथम जीएम आलू का निर्माण केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में किया गया। इसमें किस पौधे के जीन डाले गए थे? जीएम आलू में जो है किसके जीन डाले गए? चने, अरहर, मटर, ग्रेन अमरंथस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। आलू के कंदों में प्रोटीन बढ़ाने के लिए जो प्रथम जीएम आलू था उसमें
ग्रेन अमरेंथस के जीन डाले गए थे सेंटर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल है। वर्तमान समय भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 0.07 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल है भारत में। अगला प्रश्न है, ड्यूरम गेहूं की खेती की जाती है। ड्यूरम गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? ऑप्शन नंबर ए मध्य भारत है, बी है दक्षिण भारत, सी है मध्य व दक्षिण भारत, डी उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ड्यूरम गेहूं की खेती जो है मुख्यतः मध्य व दक्षिण भारत में की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है? बाजरे का जो टेस्ट वेट कह सकते हैं 1000 दानों का वजन 5 से 7 ग्राम होता है, राइट है। मूंग जो है 34 से 36 ग्राम। सूरजमुखी के 1000 बीजों का वजन 60 से 62 ग्राम, राइट है। लेकिन जो गेहूं है, गेहूं संबंधित नहीं है। गेहूं के जो 1000 दाने होते हैं उनका वजन लगभग 40 से 45 ग्राम के आसपास होता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा सांद्रता युक्त तत्व प्रदान करने वाला उर्वरक है। सबसे ज़्यादा सांद्रता युक्त तत्व प्रदान करने वाला उर्वरक है यूरिया, बी DAP, सी एनहाइड्रोस अमोनिया, डी सिंगल सुपर फास्फेट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो एनहाइड्रोस अमोनिया। ये सर्वाधिक सांद्रता युक्त तत्व प्रदान करने वाला उर्वरक है। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ उत्पादन हेतु मक्का के पौधों की प्रति हेक्टेयर संतोष संख्या होती है। सर्वश्रेष्ठ उत्पादन है तो मक्का के पौधों की प्रति हेक्टेयर संतोष संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 50,000, बी 66,000, सी 80,000, डी 90,000। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए जिया मेज में लगभग पौधों की प्रति हेक्टेयर संख्या 66,000 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी जो है नॉन सेलेक्टिव वर्ग का है? कौन सा वीडिसाइड नॉन सेलेक्टिव है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो पैराक्वाट है वो नॉन सेलेक्टिव है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा खरपतवार जो संकीर्ण यानी नेरो पत्ती वाला नहीं है? जो साइनोडर्म डिक्टाइलम ये भी नेरो वाला है, साइप्रोटेंडस, इटेरिका ग्लूका, ये सभी जो तीनों ऊपर के हैं ये नेरो लीफ वाले हैं। लेकिन मेलिलोटस इंडिका जो है ये नेरो लीफ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार खरीफ ऋतु का नहीं है? कौन सा वीड जो है खरीफ सीजन का नहीं है? चीनोपोडियम एल्बम, एमरैंथस विरिडिस, काइनोका कोमेलिना बेंगालेंसिस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो चीनोपोडियम एल्बम है जो खरीफ का नहीं है। अगला प्रश्न है, धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2, अमोनिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मीथेन जो CH4 गैस है इसका जो उत्सर्जन होता है धान के खेतों से होता है। अगला प्रश्न है, मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 0.25% मृदा में वायु CO2 का परसेंट होता है। 0.25% पाई जाती है CO2 मृदा वायु में। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी के तेल में किस प्रक्रिया के कारण दुर्गंध आती है? सूरजमुखी के तेल में किस प्रक्रिया के कारण दुर्गंध आती है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एस्टरिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण सूरजमुखी के तेल में जो दुर्गंध आती है। अगला प्रश्न है, सामान्य मक्का की तुलना में ओपेक मक्का 2 में अधिक मात्रा पाई जाती है। जो ओपेक 2 मक्का इसमें किसकी अधिकता पाई जाएगी? ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन व लाइसिन प्रोटीन। तो जो ओपेक 2 मक्का इसमें ट्रिप्टोफैन व लाइसिन दोनों की अधिकता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः भारत में फ्लिंट कॉर्न उगाई जाती है, इसका वैज्ञानिक नाम है। सामान्यतः भारत में फ्लिंट कॉर्न उगाई जाती है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? ऑप्शन नंबर ए जियामेज एडेंडेंटेटा, जियामेज इंडोराटा, जियामेज अबर्टा, जियामेज सेकेराटा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सामान्यतः भारत में जो फ्लिंट कॉर्न उगाई जाती है इसका बॉटनिकल नेम जियामेज इंडोराटा है। अगला प्रश्न है, मक्का की बढ़वार के लिए उचित तापमान चाहिए। मक्का की बढ़वार के लिए उचित तापमान क्या होना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस, बी 26, सी 29, डी 32। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। मक्का की बढ़वार के लिए जो उचित तापमान है 32 डिग्री सेल्सियस उत्तम रहता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम संकर मक्का गंगावन विकसित की गई। जो भारत में फर्स्ट संकर वैरायटी गंगा है डेवलप की गई थी 1961 में। ऑप्शन नंबर बी राइट है।
अगला प्रश्न है, मुख्यतः मक्का में किस खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है? मक्का में मुख्यतः जो है सीमाजीन का हम यूज करते हैं खरपतवार मैनेजमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रमुख खाद्यान्न फसल में कल्ले नहीं निकलते? मक्का, गेहूं, धान, जौ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मक्का। जिया मेज में जो है टेलरिंग नहीं होती है। अगला प्रश्न है, मक्का में डबल क्रॉस हाइब्रिड तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? EM ईस्ट, DF जोन, सल या मेंडल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मक्का में डबल क्रॉस हाइब्रिड जो टेक्निक है वो DF जोन के द्वारा डेवलप की गई। अगला प्रश्न है, ज्वार का प्राथमिक उद्गम स्थल है। ज्वार का प्राथमिक उद्गम स्थल क्या है? भारत, अफ्रीका, यूरोप, मध्य एशिया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। जो ज्वार है उसका जो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो अफ्रीका है। अगला प्रश्न है, ज्वार के 1000 दानों का वजन होता है। ऑप्शन नंबर ए 20 से 25, बी 25 30, सी 30 से 35, डी 70 से 72 ग्राम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो ज्वार के 1000 दानों का वजन होता है वो 25 से 30 ग्राम के आसपास होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल या फसलें सॉइल सिकनेस का कारण है? मक्का, ज्वार, अलसी या ज्वार व अलसी दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ज्वार व अलसी जो दोनों क्रॉप हैं ये सॉइल सिकनेस का कारण है। अगला प्रश्न है, आवश्यक पौध संख्या हेतु ज्वार की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। आवश्यक पौध संख्या हेतु ज्वार की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 9 से 10, बी 12 से 15, सी 15 से 18, डी 18 से 20। तो ज्वार की प्रति हेक्टेयर बीज दर 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर के आसपास होती है। अगला प्रश्न है, ज्वार की प्रथम संकर किस्म CSH1 किस वर्ष में डेवलप की गई? ज्वार की प्रथम संकर किस्म CSH1 डेवलप हुई 1961, 62, 63 या 64 में। तो जो CSH1 वैरायटी है ज्वार की है 1964 में डेवलप हुई। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, मक्का में किस क्रांतिक अवस्था से पहले उर्वरक उपयोग पूर्ण कर लेना चाहिए? ऑप्शन नंबर टेसलिंग, विसिल्किंग, परिपक्व अवस्था, नी हाई स्टेज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मक्का में जो टेसलिंग स्टेज है इससे पहले उर्वरक उपयोग पूर्ण कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1965 में बाजरे की संकर किस्म HB1 डेवलप की गई किसके क्रॉस से? वर्ष 1965 में जब बाजरे की जो संकर वैरायटी HB1 डेवलप हुई टिफ्ट 23A और बिल 3B के क्रॉस से। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, बाजरे की रोपाई यानी ट्रांसप्लांटिंग हेतु बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। बाजरे के ट्रांसप्लांटिंग हेतु बीज दर है 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg प्रति हेक्टेयर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। बाजरे की रोपाई यानी ट्रांसप्लांटिंग है तो बीज दर 2 kg प्रति हेक्टेयर है। अगला प्रश्न है, आवश्यक पौध संख्या हेतु चने की बीज दर होनी चाहिए। आवश्यक पौध संख्या और चने की बीज दर क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी राइट है। 75 से 100 kg प्रति हेक्टेयर जो चने की बीज दर है वो आवश्यक रहती है रिक्वायर्ड प्लांट पॉपुलेशन हेतु। अगला प्रश्न है, मसूर की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। मसूर की बीज दर क्या होनी चाहिए kg प्रति हेक्टेयर? 20 से 25, 25 30 से 30, 30 से 40, डी 40 से 45 kg प्रति हेक्टेयर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। जो लेंटिल है मसूर की बीज दर 30 से 40 kg प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, आर्केल है, अर्ली बजर है, बोनविले एवं अर्ली दिसंबर किसकी उन्नत किस्में हैं? आर्केल, अर्ली बजर, बोनविले एवं अर्ली दिसंबर जो हैं ये मटर की वैरायटीज़ हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहले विकसित होने वाली अरहर की किस्म, सबसे पहले पकने वाली या डेवलप होने वाली अरहर की वैरायटी है प्रभात। जो वैरायटी है अरहर की सबसे पहले पक जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, अच्छे उत्पादन हेतु अरहर की बीज दर kg प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। अरहर की बीज दर क्या होनी चाहिए अच्छे उत्पादन हेतु? 10 से 12 kg, बी है 12 से 15, सी है 15 से 17, डी 20 से 25। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छे उत्पादन है जो अरहर की बीज दर है वो 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मूंग की किस्म जो वर्षा व गर्मियों की ऋतु में
ये तो दोनों में बोई जाती है। मूंग की वो वैरायटी जो वर्षा व गर्मियों दोनों में बोई जाएगी उसको बोलते हैं पूसा बैसाखी या टाइप 44। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है उड़द का उद्गम स्थल है। उड़द का उद्गम स्थल क्या है? भारत, अमेरिका, चीन, इंडोनेशिया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। उड़द का उद्गम स्थल भारत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी दलहन फसल है जिसका उपयोग दाल, चारा व हरित खाद के रूप में किया जाता है? मूंग, उड़द, लोबिया, मटर। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा। लोबिया जो है ऐसी क्रॉप है जिसको दलहन यानी दाल, चारा व हरी खाद तीनों के रूप में यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा ऋतुराज, पूसा दो फसली किसकी वैरायटीज है? ये सभी लोबिया की वैरायटीज है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा ऋतुराज, पूसा दो फसली ये सभी किसकी वैरायटीज है? लोबिया की उन्नतशील वैरायटीज हैं। अगला प्रश्न है फसल के रूप में सोयाबीन अमेरिका से भारत में किस वर्ष लाएगी? फसल के रूप में सोयाबीन जो है अमेरिका से इंडिया कब आई? 1901, 1947, 1960, 1969। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1960 यानी 1960 में जो सोयाबीन है अमेरिका से इंडिया आई थी फसल के रूप में। अगला प्रश्न है सोयाबीन की उचित बीज दर है। सोयाबीन की उचित बीज दर क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी राइट है। 70 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है ट्रेलर या फैलने वाली मूंगफली किस जात से संबंधित है? ट्रेलर या फैलने वाली जो मूंगफली है वो किस जात से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी राइट है। एराकिस हाइपोजिया उपजात इसकी प्रोकम्बेंस है। ये फैलने वाली वैरायटीज है मूंगफली की। एराकिस हाइपोजिया सब वैरायटी प्रोकम्बेंस। अगला प्रश्न है सी आइलैंड कपास संबंधित है। सी आइलैंड कपास किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सी आइलैंड कपास जो है गोस्पियम बारबाडेंस से संबंधित है। अगला प्रश्न है कपास की इंटर स्पेसिफिक किस्म जो वारालक्ष्मी है का विकास कहाँ पर किया गया? 1967 में। उदयपुर, नागपुर, धारवाड़, सूरत। तो ये वारालक्ष्मी जो वैरायटी है कपास की 1976 में धारवाड़ में डेवलप की गई थी। ये एक इंटर स्पेसिफिक वैरायटी है कॉटन की। अगला प्रश्न है कोरकोरस कैप्सुलेरिस जिसे बोलते हैं सफ़ेद जूट। कोरकोरस कैप्सुलेरिस होता है सफ़ेद जूट। इसका ओरिजिन स्थल है इंडो बर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है कपास की एक बेल का वजन होता है। कपास की एक बेल का वजन होता है 160, 170, 180, 178। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। काटन की एक बेल का वजन 170 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। अगला प्रश्न है कैप्सुलेरिस प्रकार यानी सफ़ेद जूट की बुआई कब करते हैं? जो सफ़ेद जूट है कैप्सुलेरिस इसकी बुआई करते हैं मार्च अप्रैल, अप्रैल मई, जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मार्च अप्रैल में सफ़ेद जूट की बुआई करते हैं। अगला प्रश्न है रेशे के लिए जूट की कटाई की अनुकूल अवस्था है। रेशे के लिए जूट की कटाई की अनुकूल स्टेज क्या है? 1 महीने की फसल हो तब, या फूल आने पर, छोटी फली आने पर, फली पकने पर। तो जूट की कटाई जो होती है अनुकूल समय है छोटी फली आने पर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है जूट की रेटिंग के लिए उपयुक्त तापमान। जूट की रेटिंग के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है 34 डिग्री सेल्सियस जो है उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है सनई जिसे बोलते हैं सनहैम्प की रेटिंग के लिए उपयुक्त तापमान। रेटिंग का मतलब होता है सड़ाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है सनई की रेटिंग के लिए उपयुक्त रहता है। अगला प्रश्न है सन 1904 में जो बरसीम की किस्म है भारत में कहाँ से लाई गई? बरसीम किस देश से इंडिया में आई थी? ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण अमेरिका, बी आर्मेनिया, मिस्र, ब्रिटेन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो बरसीम है 1904 में मिस्र देश से भारत आई। अगला प्रश्न है बरसीम के बीजों को उपचारित करते हैं। बरसीम के बीजों को किससे उपचारित करेंगे? राइजोबियम ट्राइफोलाई से। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है बरसीम के अनुकूल उत्पादन हेतु बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। बरसीम के अनुकूल उत्पादन हेतु बीज दर कितनी रखनी चाहिए? 15 से 20, 20 से 25, सी 25, 30, डी 30 से 40। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बरसीम के अनुकूल उत्पादन है जो बीज दर है 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है रिजिका जिसे बोलते हैं मेडिकागो सेटाइवा का ओरिजिन प्लेस है।
पर्सिया, भारत, अफगानिस्तान, ईरान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रिजिका, जिसे बोलते हैं मेडिकागो सेटाइवा का ओरिजिन प्लेस पर्सिया या ईरान है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है रैम्बलर, NDRI, सिलेक्शन नंबर 1 ए मूपा किसके किस्म में है? ये सभी रिजिका की वैरायटी हैं। रैम्बलर, NDRI, सिलेक्शन नंबर 1 ए मूपा ये रिजिका की वैरायटीज़ है। अगला प्रश्न है पूसा सदाबहार, पूसा मौसमी, पूसा नौबहार उन्नत किस्में हैं? पूसा सदाबहार, पूसा मौसमी, पूसा नौबहार ये सभी ग्वार की वैरायटीज़ है। पूसा सदाबहार, पूसा मौसमी, पूसा नौबहार वैरायटीज ऑफ ग्वार। अगला प्रश्न है सन 1912 में नेपियर घास जिसे बोलते हैं पेनिसेटम पुरपुरियम भारत में कहाँ से लाई गई? जो पेनिसेटम पुरपुरियम है ये दक्षिण अफ्रीका से भारत में आई थी 1912 में। अगला प्रश्न है नेपियर घास को 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगाने हेतु लगभग कितने रूट स्लिप होने चाहिए? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 27,800 जो रूट स्लिप होते हैं 1 हेक्टेयर नेपियर घास लगाने के लिए उपयुक्त रहते हैं। अगला प्रश्न है चुकंदर जिसे बोलते हैं बीटा वल्गेरिस की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में हुई है। बीटा वल्गेरिस की उत्पत्ति हुई है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। यह किस कुल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चुकंदर जो है जिसे बोलते हैं बीटा वल्गेरिस, इसका ओरिजिन प्लेस भूमध्य सागरीय क्षेत्र था। इसकी फैमिली चिनोपोडियेसी है। अगला प्रश्न है चुकंदर की फसल पक्का तैयार होती है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चुकंदर की फसल अप्रैल मई माह में पक्का तैयार हो जाती है। अगला प्रश्न है अनुकूल पौध संख्या है चुकंदर की बीज दर होनी चाहिए। अनुकूल संख्या चुकंदर की बीज दर 8 से 10 kg प्रति हेक्टेयर उपयुक्त रहती है। अगला प्रश्न है आलू में कंद बनने हेतु आदर्श तापक्रम होना चाहिए। आलू में कंद बनने हेतु आदर्श तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस अच्छा रहता है। अगला प्रश्न है आलू की मुख्य फसल की बुआई का समय। आलू की मुख्य फसल की बुआई का समय है 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर। अगला प्रश्न है तंबाकू की आदर्श बीज दर होनी चाहिए। तंबाकू की आदर्श बीज दर होनी चाहिए 2 से 3 kg प्रति हेक्टेयर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है टोपिंग का तात्पर्य होता है शीर्ष कलिका को अकेले या कुछ छोटी पत्तियों के साथ निकालने की प्रक्रिया किस फसल में अपनाई जाती है? तंबाकू में। ऑप्शन नंबर डी राइट है। टोपिंग का तात्पर्य है शीर्ष कलिका को अकेले या कुछ छोटी पत्तियों के साथ निकाल देना। ये प्रोसेस तंबाकू में की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।